वो हिपोक्रेसी बहुत थी उसके अंदर। एक चीज़ मैं बताऊं कि वो शौकत हयात वो फिक्शन निगार था, वो अपने हम असरों की कहानी नहीं पढ़ता था। हमने क्यों नहीं पढ़ते हो, तो फलाने ने कहा कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा फिक्शन कमज़ोर हो जाएगा। उसने खुद कहा कि मैं जो मजमून लिखता हूँ तो 50 बार मैं काटता हूँ। कि वो आदमी बड़ा मुखलिस था अंदर से, लेकिन उसके अंदर एक एहसास कमतरी ये थी, जो मैंने उसको कहा भी, उसने माना भी। ये सोचता था जो मकाम मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अदब की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, चाहे अब जदीद की लिखें या बाद की लिखें, उसके अंदर जो नरेशन था, जो उसलूब। अच्छा, ये अमावस के ख्वाब जिस पर हुसैनुल हक साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, आपको क्या लगता है कि अमावस के ख्वाब उसका सही माने में हकदार है? क्यों? तो आपके नावल में रीडेबिलिटी नहीं है। असल में लोग इत्मीनान बख्श नहीं नज़र आते हैं जो आजकल अवार्ड दिए जाते हैं जिन लोगों देने वाले टीम ही इत्मीनान बख्श नहीं है। तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। एक फनकार के लिए आप फ्रेम वर्क नहीं रख सकते। तख्लीक तो एक इलामी का। तुमने जुमला कहा कि क्या सारी सच्चाई लिख देने के लिए होती है? आपके जिस्म में बहुत सी सच्चाई है, आप सब खोल के दिखा देंगे क्या? तो तलाश के बाद 2 मजमू आया है ना, एक छत पर ठहरी हुई धूप, छत पर ठहरी धूप, बंद आँखों का सफ़र। बंद आँखों का सफ़र। नौजवान नस्ल के साथ मजबूरी है या कमज़ोरी है, वो सबसे बड़ी कमज़ोरी को पढ़ते नहीं है। लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, और लिखने के लिए शर्त है पढ़ना। उसकी सलाहियत ऐसी है कि मैंने देखा है दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अफसाना निगार, हक्कानी भाई ज़रा आप देख दीजिएगा, ज़रा आप लिख दीजिएगा। इसलिए कि हक्कानी तहरीर जो है वो अपने आप में एक निराले अंदाज की तहरीर है। और हक्कानी को सीमांचल का मत समझिए आप, वो हिंदुस्तान गिर पैमाने पर जाने जाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अखबार में कभी कोई कहानी शाये होने के लिए नहीं दी। मैं मैक्सिमम किताबें, मैं चाहूँगा कि अपनी किताबें यहाँ डाल दूँ, और लोगों को आदत डालिए कि लाइब्रेरी में बैठे, 1 घंटा बैठे, कुछ भी पढ़े अपनी पसंद का। फणीश्वर नाथ रेणु जो मेरे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर थे, कौन सा माहौल उनको मिला था, आप जरा गौर कीजिए। तो कमरुद्दीन बाबू को अगर कमरुद्दी बाबू बोलते हैं तो उन्होंने कमरुद्दी बाबू ही लिखा। आज हमारे बीच, हमारे ही शहर के एक मशहूर अफसाना निगार, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनकी एक पहचान है। जनाब मुश्ताक अहमद नूरी हमारे दरमियान हैं, और मैं उनसे अफसानों के हवाले से हम लोग एक गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि मुश्ताक अहमद नूरी ने अफसानवी अदब में अपना जो मकाम बनाया है, तो किस तरह से इन्होंने एक मकाम हासिल किया, दुनिया इन्हें एक बड़े अफसाना निगार के तौर पर जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे ही दरमियान के हैं, सीमांचल से इनका ताल्लुक़ है। सीमांचल के ज़िला अररिया के एक गांव गोगी पोठिया इनका आबाई वतन है, वहीं से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो द संवाद की तरफ से मुश्ताक अहमद नूरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक अदब के लिहाज से उतना ज़रख़ेज़ नहीं है। यहाँ अगरचे हिंदी अदब में फणीश्वर नाथ रेणु का एक बड़ा नाम है, लेकिन उर्दू अफ़सानवी अदब में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो सिर्फ़ एक नाम उभर कर सामने आता है, और वह है मुश्ताक अहमद नूरी का, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। और
उर्दू अदब की दुनिया में आपका एक जाना पहचाना नाम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अफसाना निगारी कब शुरू की और कैसे शुरू की? देखिए, कब और कैसे एक लंबा सवाल है। दरअसल मैं गांव में था और 13 साल की उम्र में मैं आज़ाद एकेडमी में आ चुका था। जी। एक बार मैं साइकिल, अब्बा ने कहा कि इसको लगा दो वहाँ, तो थोड़ी सी ताख़ीर हुई या उनके मन के मुताबिक नहीं हुआ, जी। तो उन्होंने कहा कि फरीदी की तरह चुस्त चालाक रहा करो। अच्छा अच्छा, फरीदी मतलब वो किरदार जो उन्होंने कहा कि फरीदी की तरह चुस्त चालाक रहा करो। तो मैं, फरीदी कौन है? पूरे गांव में तलाश किया, फरीदी नाम का एक भी आदमी नहीं था। वे तहस्सुस हुआ, मैं हिम्मत नहीं थी कि मैं अब्बा से पूछूं कि फरीदी कहाँ है, उससे मैं मिल लूँ। स्कूल में जब आया तो कुछ साथियों से कहा कि ये फरीदी कौन है। उसमें से एक आदमी ने कहा कि फरीदी तो इब्न सफ़ी के मशहूर नावल का एक बहुत बड़ा किरदार है। अब तहस्सुस हुई कि अब्बा के जहन में फरीदी कहाँ से आए। तो मैंने देखा कि मेरे घर में लकड़ी का एक बहुत बड़ा बक्सा था। उस बॉक्स में इब्न सफ़ी के वो सारे नावल जो इलाहाबाद से शाये होते थे मंथली, शकील जमाली के रोमानी नावल और तिलिस्मी नावल, ये तीनों नावल जो है परमन छपते थे, वो बक्स भरा हुआ था। अब उस ज़माने में मिजाज नहीं था कि मैं वो पढ़ सकूं, तो मैंने एक सूरत ये निकाली कि दवात होता है, उस दवात में किरासन तेल भर दिया और पलीता लगा के धीरे से रख दिया। घर में जब मम्मी सो जाती थी तो मैं नावल निकाल के पढ़ने लगता था। तो चूँकि फरीदी के नावल अगर आप पढ़ेंगे तो वो इतना दिलचस्प है कि आपको रुकने का ही नहीं होगा। मैं जब तक नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती तब तक मैं पढ़ता। तो अदब के एतबार से जो पहली खुराक मेरे अंदर गई वो इब्न सफ़ी का नावल था। 1966 वगैरह की बात है। एहतशाम हाशमी हमारा क्लासमेट था स्कूल में, एक्टिव था अदबी एतबार से भी। तो मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत रिसाला उसके हाथ में, बड़ी खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। हमने कहा क्या है ये? बोला कि 20वीं सदी का सालनामा है। पूछा क्या है इसमें? बोला कहानियाँ, अफसाने हैं, पढ़ोगे? हमको पढ़ेंगे। ले तो आया, लेकिन हमारे चचा मौलवी अब्दुल कासिम साहब बहुत सख्त गिर उस्ताद थे, उनके अंडर में मैं रहता था, स्टूडेंट लॉज था वहीं। बहरहाल किसी तरह चुरा के मैंने पढ़ना शुरू किया तो 1-2 दिन में पूरे अफसाने मैंने ख़त्म कर लिए। और एहतशाम हाशमी का यार मैंने पढ़ लिया है और ये कहानियाँ तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो लिखो। तो मैंने 2 कहानी लिखी। उसने कहा कि रजिस्ट्री से भेज देते हैं, एक शमा को, एक 20वीं सदी को। हम कहा रजिस्ट्री क्या होती है? लाओ हम कर देते हैं। ख़त भी उसी ने लिखा और जवाबी लफाफ भी लिखा और 1 महीने के अंदर 2 कहानी इत्मीनान से वापस आ गई। इस बीच जो है 66 में शफ़ी मशहदी यहाँ हुआ करते थे, तो उनकी कहानियाँ 20वीं सदी में शाये होती थी। मैंने ख़त लिखा उनको कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे मिलूं। पोस्ट कार्ड था। तो वो रहते थे जहाँ, तो हमारे नज़ीर चचा एक हुआ करते थे डेवलपमेंट अफसर LIC के, उनसे ताल्लुक़ात थे। उनसे उन्होंने जिक्र किया कि मुश्ताक अहमद नूरी कौन है, तो उन्होंने कहा मेरा भतीजा है। गांव इत्तफाक से एक बार गए वो, तो बस पे चढ़ाने के लिए कई लोग साथ आ जाते थे उनके, तो मुझे किनारे ले गए। उन्होंने मशीह साहब को ख़त लिखा है। अब समझ में नहीं आया कि मैं हाँ कहूँ कि ना कहूँ, झूठ बोल नहीं सकता था। तो हमने कहा लिखा था। तो क्यों लिखा? अब मैं क्या जवाब देता? तो तुमको मिल लेना चाहिए, तुमको बुलाया। मैं जब मिलने गया उनके पास तो एक सप्लाई इंस्पेक्टर था, वो ADSO थे यहाँ, और खूब डांट रहे थे। वो जी हुजूर हुजूर कर रहा था। मेरा जहन शुरू से वो ताबेदारी के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। स्टूडेंट लाइफ में भी हम कहा कि ये हुजूर हुजूर कर रहा है, मुझसे तो नहीं होगा हुजूर हुजूर। शायद मेरी ये आखिरी मुलाकात हो, पहली और आखिरी। उन्होंने डांटा भी। फिर अब्दुल मियाँ उनके एक बावर्ची हुआ करते थे, उन्होंने आलू का पराठा बनाया, हम तीनों ने नाश्ता किया। फिर बहुत कॉर्डियल रिलेशन में उन्होंने गुफ्तगू की। तो मैं कहानी में लिख के लेके गया था।
उसमें बहुत से पैराग्राफ चोरी के थे, अपना ये बताने के लिए कि मैं बहुत काबिल हूँ। जी। तो उन्होंने एक जुमला कहा कि देखे कहानी आपकी, बोला कि आप कुछ दिन बाद मिल लीजिएगा। तो मैं 15 दिन बाद गया, उन्होंने दूसरे ही दिन देख लिया था। बड़ा अपने ताख़ीर किया, हम कहा कि मुमकिन आप मसरूफ़ हो। नहीं, मैंने देख लिया था। एक जुमला उन्होंने कहा आप गाँव में रहते हैं, गाँव में बहुत से वाक़यात होते रहते हैं, उनको कहानी बनाई, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस ज़बान में आप गुफ्तगू करते हैं उसी ज़बान में कहानी लिखें, चूँकि वो ज़बान जो आम क़ारी को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए आपकी कहानी अगर मैं भेज दूं अपने ख़त के साथ किसी भी रिसाले में, शायद तो हो जाएगी, लेकिन वो मेरी पैरवी से छपेगी। तो बहुत मुमकिन है कि कभी और आप वो ख़राब अगर छपी, आपके नाम से नहीं छपी, वो मेरी वजह से छपी, तो आपकी दूसरी कहानियाँ फिर शाये होंगी तो लोग उसी हिसाब से देखें। तो नसर हमीद खलीश हुआ करते थे। हाँ। उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई 2 उन्वान उन्होंने दिया, एक गाड़ी का नंबर दिया, एक और कुछ दिया, कहानी लिख के लाओ। मैंने दोनों उन्वान पे कहानी लिख दिया, बहुत खुश हुए। उन्होंने एक जुमला जो कहा मुझे आज तक याद है, बोला कि नूरी हमारे अंदर जो सलाहियत है, अगर तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो हश्र के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी इस सलाहियत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चली गई और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मेरी पहली कहानी, जब 2 ही रिसाला तो पढ़ सकते थे, एक 20वीं सदी एहतशाम के पास चुरा के पढ़ते थे, एक दीन दुनिया निकलता था, तो उसमें शौकत फहमी ही सब कुछ लिखते थे, वो देखा के पढ़ते थे, 4 के दीनी टाइप का रिसाला था, तो वो था। तो मैंने पहली कहानी अपनी दीन दुनिया में भेज दी और मुश्ताक अहमद नूरी के साथ अररिया भी लगाया, इसलिए कि मुमकिन है कोई कहे कि तुम नहीं हो, कोई दूसरा मुश्ताक अहमद नूरी होगा। तो वो कहानी थी, तो उन्होंने 3 लाइन का तारुफ भी दिया उसमें और तारीफ़ की कहानी की। तो मेरा हौसला बढ़ा और मैं फिर लिखने लगा। सबसे पहले हमारे उस्ताद कमर मसूद जो आज भी ज़िंदा हैं, वो भी रसायल से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने जब मुबारकबाद दिया तो मुझे बड़ी शर्म आई। धीरे धीरे नसर हमीद साहब को और लोगों को मालूम हो गया। बाद में तो नसर हमीद खलीश मरहूम अपनी कहानियाँ मुझे देने लगे कि एक झलक इसको देख दो। तो वहाँ से शुरुआत हुई वो जासूसी अदब जो मेरे अंदर गया। फिर मैंने लिखना जब शुरू किया तो वाकई उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपकी पहली कहानी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 रूप उसका उन्वान था और ये दीन दुनिया में नवंबर 1967 में शाये हुई थी। वही कहानी का जिक्र किया मैंने। तो जैसा कि आपने भी बताया, दीन दुनिया में भेजने का मकसद यही रहा होगा कि दीन दुनिया आपके घर पे आता था रिसाला, हाँ, और आप खुलेआम उसको पढ़ सकते थे, बस, और कोई और घर वालों से छुपाने की ज़रूरत उसमें नहीं थी। इसके बाद आपने दीन दुनिया के अलावा किन रसायल में आपकी कहानियाँ शाये हुई? देखिए उसके बाद तो फिर 20वीं सदी में मेरी शाये हुई, रूबी छपता था उसमें शाये हुई। और बस जितने अदबी रसायल हैं, चाहे वो शबखू हो, चाहे आजकल हो, चाहे वान उर्दू हो, चाहे पासबान हो, चाहे परवाज़ अदब हो, और एक रिसाला और निकलता था दिल्ली से, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें वाक़यात निकलता था उसमें शायर में। मतलब कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा रिसाला नहीं है जिसमें मेरी कहानी शायद नहीं हुई हो। आपकी कहानियाँ हिंदुस्तान में जितने भी अच्छे रसाले हैं उन सब में शाया हो चुकी हैं जी। और ये सिलसिला जो है 1967 के बाद से ताहाल जारी है। तो मुश्ताक भाई, ऐसा है कि आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है, तलाश जिसका उन्वान है के नाम से, ये 1987 में शाया हुआ ये और ये मजमुआ मेरी नज़र से गुज़रा है। इसमें कुल 16 अफसाने हैं। तो पहला अफसाना आपका 1967 में शाया होता है और आपका पहला अफसानवी मजमुआ 1987 में शाया होता है। गोया कि 20 साल का वक्फा है पहली कहानी और पहला मजमुआ के दरमियान, और इसमें 16 अफसाने हैं। तो क्या आपने 20 साल में सिर्फ 16 ही अफसाने लिखे? नहीं, 16 या और भी अफसाने लिखे थे जिन्हें उसमें आपने उसमें शामिल देखिए कि ये
अफसाना आपको मोटा मोटी समझिए आपके लगभग 1980-81 से तैयार थे। अच्छा। और किताबत भी मैंने बाद में करवाया उसका। और कलकत्ता में एक नसर हमीद खलीश के भतीजे थे कामिल हमीदी जी। उसने कहा भैया मैं इसे शाये करवा दूंगा। तो मैं पूर्णिया में पोस्टेड था, वो रह गया यूँ ही मामला। फिर सहसराम आया, वहाँ हमने कहा कि भाई इसको कुछ तो करो, जब कह दिए तो पड़ा हुआ है। तो 4-5 साल तो वो यूँ ही पड़ा रह गया जी। दूसरी बात है जितनी कहानियाँ किताबत हो चुकी थी मैंने उतना ही रखा, और वो एकेडमी से चूँकि अप्रूव भी हुई थी जी। इसीलिए मैंने रहने दिया। तो 87 में अचानक वो रात तकरीबन 7-8 बजे आया, अब बोला कि सुबह मेरी ट्रेन है, आप मुसवदा दीजिए, अभी देख लीजिए, इसमें जो करना है कर लीजिए, मैं लेकर चला जाऊंगा। तो फेस इन एजाज का जो प्रेस था वहाँ शाये हुआ, और इसमें मुश्किल से 85-84 तक के अफसाने हैं। और ताख़ीर की वजह ये भी हुई कि मेरे अपने मिजाज की काहली है कि किताब में रह गई और मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अच्छा मुश्ताक भाई, आपके अफसानों का जो मजमूई मिजाज है, हर अफसाने का एक मिजाज होता है, हर अफसाना निगार जो अफसाना लिखता है उसके लिखने का एक असलूब होता है और मौज़ूआत उसके होते हैं। तो मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि आपके बेशतर अफसानों का जो मौज़ूआत हैं वो कुछ रोमानी, कुछ समाजी हकीकत निगारी, इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होता है। तो जब आप अफसाना निगारी आप कर रहे थे, एक मजमूआ आपका आ चुका था, तो उस ज़माने में बल्कि 1967 में भी तरक्की पसंदी का जो दौर था वो उसके नुकूस थोड़े धुंधले होते जा रहे थे और जदीदियत का दौरा ज़्यादा था। तो आप लगता है कि जदीदियत से ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए और तरक्की पसंदी को भी लगता है पूरे तौर पर आपने कबूल नहीं किया। तो क्या वजूहात रही होंगी कि आपने इन दोनों से कोई असर नहीं लिया? मेरा एक मिजाज है, किसी चीज़ को लपक के लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खालिक जो है किसी इज़्म के तहत नहीं लिखता है। इज़्म के तहत जितनी भी चीज़ें लिखी गई तरक्की पसंदी के दौर में सबसे ज़्यादा लिखी गई जी। लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो उसका वजूद ख़त्म हो गया। फिर जदीदियत जब आई तो कहानियों को लोगों ने अपने अंदर समेट दिया, बिल्कुल पहली बना दिया। जी। मुझे याद है कि कहानी लिखते थे, एक भाई कहानी लिखता था और दूसरा भाई के नाम से उसका की छपता था ताकि लोगों को पढ़ने में समझ में आ जाए। जी। मैंने कुछ अफसाने पहले मजमूए में, जैसे लहू लहू अंधेरा है पहला अफसाना है, और 1-2 अफसाने उसमें हैं जो उस मिजाज को लेकर हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि आप कहानी किसी को सुना सकते हैं। जदीदियत की कहानी आप सुना नहीं सकते थे क्योंकि मैटर ही इतना गंजल्क होता था कि आप उसको समझा नहीं सकते ये कहानी है। तो मैंने उस रवैये को नहीं अपनाया, जबकि मेरे साथ जितने लोग लिख रहे थे, शौकत हयात हो, हुसैन उल हक हो, अब्दुल समद हो, अली इमाम हो, शफ़क़ हो, इन सारे लोगों ने अब्दुल समद को छोड़ के, अब्दुल समद ने बहुत ज़्यादा उधर नहीं झांका। हाँ। मेरे ही ग्रुप के रहे कि वो नीमे दरू नीमे बरू रहे। 12 रंगों वाला कमरा है उनका, उसमें कुछ अफसाने उनके हैं, उस नुमाइंदगी करते हैं जदीदियत के। तरक्की पसंदी इज़्म के तहत लिखी जा रही थी कि साहब आपको उसी चीज़ को लिखना है जो लाल सलाम चाहता है। मेरी तवज्जो उधर नहीं गई। मैंने कहा कि एक तख्लीक़ कार जब लिखता है आप उसमें इज़्म तलाश कीजिए, लेकिन इज़्म के तहत अगर लिखेगा तो वो अच्छी तख्लीक़ नहीं हो सकती। लेकिन तरक्की पसंदों ने जो सरमाया दिया है उर्दू अदब को, वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी उसकी मानवियत है। और कहा जाता है उर्दू अदब में तरक्की पसंदी ने जो अफसाने दिए हैं, तरक्की पसंदी के दौर के जो अफसाना निगार हैं, उनसे ही उर्दू अदब का, अफसानवी अदब का सरमाया जो है वो देखिए माला माल हुआ है। देखिए ये सही है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि ज़मीन तो फिक्शन की तरक्की पसंदी ने खड़ी की, ज़मीन तो उसी की दी हुई है। प्रेमचंद ने जितनी चीज़ें लिखी
सारी तरक्की पसंदी के तहत लिखी। किरचंदर ने भी वही किया। उस ज़माने के जितने फिक्शन निगार थे वही लिखते थे, लेकिन कुर्रतुन्नैल हैदर जब आई तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ट्रेंड को मोड़ा। लिखा तो वही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नॉस्टैल्जिक तौर से अपने ख़ानदान के। ये नॉस्टैल्जिक जो है या जो क्या कहते हैं अपने माजी से जो एक लगाव है उसी को शायद नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नहीं, नॉस्टैल्जिया के माजी को छोड़ना नहीं है, उसमें हम असीर होके रह गए। नहीं, नॉस्टैल्जिक दो टाइप का होता है। एक तो माजी से आप कहानी लेते हैं तो वो नॉस्टैल्जिक होता है कि जो ख़ानदानी आपके पसे मंज़र होते हैं जी, या आप जिस ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि उसको हम एलाबरेट करें और अपनी विरासत की अज़मत को पेश करें। वहाँ नॉस्टैल्जिया चला जाता है जी। लेकिन माजी से चीज़ें तो आज भी ली जाती हैं, इसलिए कि आप माजी के असासे, हाँ, माजी के असासे पेश करना नॉस्टैल्जिया नहीं है। नॉस्टैल्जिया ये है ख़ानदानी मनक़बत को उजागर कुर्रतुन्नैल हैदर के यहाँ सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये ठीक है, वो चीज़ें हैं, लेकिन माजी से तो आपको कहानी लेना है, इसलिए कि हाल में और माजी में मुस्तक़बल की बात आप कहानी में नहीं कर सकते, लेकिन माजी और हाल को ले सकते हैं। अभी जो आपने कहा कि तरक्की पसंद का सरमाया, देखिए कहानी शुरू में जो तरक्की पसंद अदब था वो ज़िंदगी को लेके चलता था और ज़िंदगी के आसपास से कहानियाँ उठाता था जी, इसलिए लोग पसंद भी करते थे उसको। जदीदियत में जब इंतहा ये हुआ 10 साल का अरसा जो उसका गुजरा है, 60 से लेकर 70-80 तक, मतलब कि मोटा मोटी 20 साल समझिए, वो शिद्दत पसंदी आ गई थी जदीदियत में। शिद्दत पसंदी क्या, उसलूब की सतह पर? उसलूब देखिए बयानिया के सतह पर, हर सतह पर। बयानिया तो गायब हो गया था उससे जी, बयानिया तो गायब हो गया था। उसलूब की सतह पे इतना तोड़ मोड़ कर दिया लोगों ने, और चीज़ें बहुत से मुदीर तो इसलिए शाये कर देते कि उन्हें समझ में नहीं आती थी कहानी, कि नहीं छापेंगे अगर तो हमारी समझ पे हर्फ आ जाएगा। ऐसी चीज़ें छपने लगी जो कहानी लगती थी लेकिन कहानी थी नहीं। अपनी ज़ात में लोग उतर गए, बाहर को छोड़ दिया, कारी से मतलब नहीं रहा, इसलिए वो दौर बहुत दिन तक नहीं चला। लेकिन उसके बाद जो रोशन बयानिया वापस आया है, ये रोशन बयानिया कुछ कुछ आपको तरक्की पसंदी के हालात को और उसके उसलूब पे लेकर आया है, लेकिन ये टोटल तरक्की पसंदी नहीं है, चूँकि इसमें इज़्म नहीं है। अब लोग कुछ कहते हैं कि माबद जदीदियत तलाश कीजिए, तो माबद जदीदियत रूट से ही इनकार करता है। अच्छा मुश्ताक भाई, इज़्म जो है वो क्या है? इज़्म जो है वो मौजू में, जदीदियत के मौजू में नहीं मौजूद है। देखिए हर जगह तो क्या नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हर एक इज़्म से इनकार करता हूँ। मैं आपको वादे तौर पे कह दूँ, आपने कहा ना कि मेरे यहाँ न जदीदियत थी न तरक्की पसंदी थी, तो ये इज़्म में अगर आप पढ़ जाते हैं तो आपके अंदर की जो फनकारी है, जो तख्लीकियत है, वो महदूद हो जाएगी कि हमको तो बस इसी दायरे में लिखना है। भाई एक फ़नकार लिखता है, उसको फ्रेम में आप न कसें, उसको आज़ाद छोड़ दें, उसके बाद आप तलाश खुद करें कि इसमें कोई इज़्म है या नहीं है। अच्छा, अभी कुछ चंद अफसाना निगारों का आपने नाम लिया, जैसे शौकत हयात है, अब्दुल समद हैं और अली इमाम हैं, ये सारे बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अफसाना निगार हैं। शौकत हयात ने जो कहानियाँ लिखी हैं तो उसमें जदीदियत का उन्सुर भी है, और जदीदियत से अलग हटके भी उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, जो रोशन बयानिया जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, वो तो शौकत हयात के यहाँ भी है। जो मैसेज वो देना चाहते हैं उसकी तरसील वहाँ भी कर रहे हैं। देखिए पहले का दौर जो था शौकत हयात का, जिसमें वो चमके, उस दौर की आप कहानियाँ पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा क्यों लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि आप जो जुमले थे, हमने एक बार शमशुर रहमान फारूकी को ख़त लिखा था कि फ़िक्शन निगार को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आप ही का है, इसलिए कि जब किसी को कोई चीज़ शफ़क़ों में शाये होती थी, वो बग़ल में रिसाला लेके चलता था और ख़ामोशी उसके पाँव के नीचे आकर चुरमाने लगती थी, सन्नाटा चीखने लगता था और ज़िंदगी भर वो हवाओं में कील ठोकने का काम करता था। ये सारे जुमले जदीद फ़िक्शन के थे जी, और बिहारी के फ़िक्शन निगारों के थे।
तो अब सन्नाटा जब चीखेगा, खामोशी जब पाँव के नीचे चरमराएगी, हवा में कील ठोकेंगे, तो ये अमल जो है, ये अमल हकीकत से बहुत परे है, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए लोगों ने शुरू किया। शौकत हयात ने शुरू में बांग लिखा, ठीक है, लेकिन बाद में जो उनकी जदीदियत की कहानी आई वो उतना अपील नहीं की, लेकिन सारे लोगों को, चाहे शफक हो, शौकत हयात हो, अब्दुल समद हो, हुसैनुल हक हो, सबको लौट के आना पड़ा रोशन बयानी की तरफ जी। यहाँ इनकी शोहरत हुई। यहाँ आने के बाद जो है गुम्बद के कबूतर लिखा शौकत हयात ने जी, न्यू की ईंट लिखा हुसैनुल हक ने, होनी अनहोनी लिखा अब्दुल समद ने जी। कहने मतलब कि, लेकिन अली इमाम अभी तक उन्होंने अपना ट्रेंड मुकम्मल तौर पे उन्होंने बदलाव इख्तियार नहीं कोई किया, बदलाव उन्होंने कबूल नहीं किया लेकिन इतना ही बदलाव उनमें आया कि कहानीपन थोड़ा लौट के आ गया उनके, कहानीपन जो है उनके यहाँ लौट के आ गया। लेकिन शफक ने भी वही किया, उनके यहाँ बहुत बदलाव नहीं आया। मजहरुज़्ज़मा खां जो आज भी लिख रहे हैं तो वैसे ही कहानियाँ, वैसे ही लिख रहे हैं जी। लेकिन सलाम बिन रज़ाक वैसे नहीं लिख रहे हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ वैसे नहीं लिख रहे हैं। सलाम बिन रज़ाक का जो लिखने का एक तरीका था, वो जो शुरू में था उनका, वही बाद में भी रहा है। बाद में भी रहा, लेकिन उन्होंने अपने अंदर बहुत बदलाव नहीं लाया। देखिए जदीदियत से सब मुतासिर हुए, कुछ न कुछ तो हुए, कुछ फैशन में हुए, कुछ इसलिए हुए कि अगर हम जदीदियत पर अमल नहीं करें, वैसी चीज़ नहीं लिख रहे हैं, तो हम इस ग्रुप से रह निकल जाएंगे। इकराम बाग को याद कीजिए, बल्लाज मिर्रा को याद कीजिए, बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने लिखा तो किसी ने कहा सिचुएशन सीरीज़ लिख रहे हैं, शौकत हयात ने अनामियत का रूप ले लिया। तो ये सब सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए या ये कहने के लिए कि हम कुछ हैं। अच्छा, शौकत हयात एक बड़ा नाम है उर्दू अदब, उर्दू अफसाने का, और हम लोग जो पढ़ते हैं तनकीद, हर जगह उनका जिक्र होता है। शौकत हयात ने बहुत सारे अफसाने लिखे जो शबखून में छपे, मतलब शबखूनी राइटर जो कुछ हुए हैं उनमें एक शबखून, ये शौकत हयात भी हैं। बिल्कुल। तो शबखून का जो आखिरी शुमारा निकला, एक ज़ख़ीम शुमारा निकला था आखिरी, जिसमें तमाम लिखने वालों की कहानियाँ उसमें थीं, लेकिन शौकत हयात की नहीं थी। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। शौकत हयात हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी था और बड़बोलापन बहुत था उसके अंदर। अब मिसाल के तौर पर, मैं एकेडमी में फंक्शन हो रहा था और वहाब अशरफी भी थे और लोग भी थे, तो उन्होंने कहा वहाब भाई, मैं आपको पाकिस्तान की जो राइटर थी, क्या नाम है उनका, लेडी, उससे बड़ा तनक़ीद निगार नहीं मानता। एक जुमला फेंक दिया उसने। वहाब भाई बुरा तो नहीं लगा आपको? फिर कहता है कि वहाब भाई आपको बुरा तो नहीं लगा? उसी तरीके से शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के बारे में भी उसने कई बार अनर्गल बयान दिया। अच्छा। उनका एंटी बोला और डिस्कशन भी हुआ, जब कहीं इंटरव्यू भी हुआ तो उसमें भी बोला, वो लिखित रूप में भी आ गई। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी थोड़ा सा टची ज़रूर थे, और यही वजह है कि उन्होंने शौकत हयात की एक कहानी को भी अपने आखिरी रिसाले में जमा नहीं किया, जगह नहीं दी। सिर्फ शौकत हयात के अपने मिजाज और अपने बड़पोलेपन के वजह से उन्होंने नाराज़गी मोल ले ली, और बाद में वो नारंग के खेमे में चले गए। शौकत हयात नारंग के खेमा देखिए, खेमा तो तवील मजमून उनका इश्तिहार में मैं बता रहा हूँ। ये सारा मामला जो था साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए था। शौकत हयात के अफसानी मजमुआ जो है उसका एक आया, वो बहुत लास्ट में आया, जबकि मैं 83 से 93 से लेकर 96 तक एकेडमी का जब सेक्रेटरी रहा था, तो मैंने उसके मजमुए को मंजूरी दी थी, उसने शाये नहीं किया। जब सेकंड टाइम में आया, मैंने कहा कि तुम वो पैसे, बहुत कम पैसा था, कि वापस कर दो, दूसरा मजमुआ के लिए अप्लाई करो। ऐसे तुम दोगे तो तुमको रिजेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा डिफ़ॉल्टर हो। बड़ा मशकूक था वो, ये सोचने लगा कि ये आदमी अब्दुल समद का इतना गहरा दोस्त है, अब्दुल समद तो मेरा दुश्मन है, तो ये मेरा भला कैसे सोच सकता है? और उसके जहन में ये गुत्थी आ गई। अच्छा। बाद में उसने हमसे कहा कि यार जानते हो, तुम्हारी बात बहुत अच्छी थी, लेकिन हम यहाँ फंस गए। हम कहा यही गलतफहमी है कि तुम
रिश्ते बनाते हो अपनी बुनियाद पे बनाओ ना। तुम उसका दोस्त उसका दुश्मन कर को ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारा दोस्त हो मेरा दोस्त हो, जो तुम्हारा दुश्मन हो मेरा दुश्मन हो। वो हिपोक्रेसी बहुत थी उसके अंदर। वो बोलता कुछ था। जब उसको एक चीज़ मैं बताऊं कि वो शौकत हयात वो फिक्शन निगार था जो कॉलर पकड़ के महफिल में लड़ जाता था। हाँ, ये है सब, ये था उनके मतलब ये कि थोड़ा एग्रेसिव थे। और जब फंक्शन में जब रहता था खूब बोलता था, अनाप शनाप बोलता था। मैंने कहा क्यों ऐसा करते हो? तो एक शख्स का नाम लिया, तो उसने कहा कि सब करोगे तो तुम मशहूर हो जाओगे। प्लस वो अपने हम असरों की कहानी नहीं पढ़ता था। हमने क्यों नहीं पढ़ते हो? तो फलाने ने कहा कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा फिक्शन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मैं अकेला शख्स था जो शौकत हयात को लगाम लगा सकता था। और उसको मैं महफिल में मैंने बोलते हुए पीठ पर पुष्ट पर हाथ रखा, कहा कि बैठ जाओ, तो बैठ गया। वो मुझे इस मामले में बहुत मानता था। वजह यह है कि ज़ाती ताल्लुकात मेरे जैसे भी रहे हों, लेकिन मैं उसको जब मशवरा देता था सही देता था, वो बाद में सोचता था लाख उस वक्त कुछ चला जाए, बोले नहीं यार तुमने तो ठीक कहा था। तो शौकत हयात अपने अंदर दोस्ती भी अब्दुल समद से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन अब्दुल समद को एक बार बुलाया कि हम आपकी कहानी सुनेंगे, आपके मेरे यहाँ आइए आप। अब्दुल समद ने कहा कि सामे तो होना चाहिए। बोला किसको बुला? किसी एक को बुला। बोला कि मुश्ताक नूरी को छोड़ के कोई नहीं आवे। बोला बुला लीजिए, मेरा भी यार है। तो शौकत ने जब तबसरा किया कहानी पर, मैंने शौकत को कहा कि शौकत तुम्हारे तबसरे जो तज्जिया तुमने की, शौकतियत नहीं है, तुम नहीं हो। एक मेज़बान की हैसियत से तुमने बोल दिया, लेकिन कहानी वो नहीं है जो तुम बयान कर रहे हो। उसने एक्सेप्ट किया कि यार सही तुम बोल रहे हो। तो होता ये था कि उसने ख़ुद कहा कि मैं जब मजमून लिखता हूँ तो 50 बार मैं काटता हूँ। एक कहानी उसकी आई थी जायका, अजीब कहानी थी, ज़हन जदीद में शाये हुई। उसमें क्या किया कि इकबाल हसन आज़ाद ने, जो हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने मुंगेर के सारे फिक्शन निगार को बैठा के कहानी सुनाया और सारे लोगों ने उसके एंटी ख़त लिखा, जो ज़हन जदीद में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। हाँ, उस रसाले के तमाम मसमूला पर तो हुआ था। तो 10 ख़त जो है शौकत हयात के ख़िलाफ़ छप गया जी। वो उसकी कॉपी लेके मेरे पास आया कि यार मुझे तो फंसा दिया, इससे तुम किसी तरह बचा दो मुझे। हमका ख़त से क्या होगा? हम ख़त तो कुछ है तो सब कोई मतलब नहीं, तुम कहानी लेकर आओ। कहानी लेकर आया, हमने पढ़ा। तो मेरी एक आदत है कि मैं एक शिफ्ट में लिखता हूँ, चाहे कहानी हो, चाहे 10 पेज का मजमून हो, 20 पेज का मजमून। मैंने शिफ्ट नहीं बदला आज तक। तो मज़ामीन तो मैं बेगम को डिक्टेट आजकल कर देता हूँ, आसानी होता, लेकिन कहानी में डिक्टेशन नहीं दे सकता, ये बड़ा मुश्किल है। तो मैं जब मूड मेरा बना के अब लिखेंगे, तो एक बीमारी मेरी है कि चाकू बहुत धार मुझे चाहिए, चाहे मैं किसी को मारूं ना मारूं, लेकिन एक चाकू रखना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो एक चाकू में पिजा रहा था, धार कर रहा था नोक। एक बार ऐसे हुआ तो उसका नोक पूरा घुस गया मेरे इसमें और ज़ख्म हो गया, पट्टी बांधनी पड़ी। मिसेज भी नहीं थी, अब मैं लिखना चाह रहा था। उसी दरम्यान शौकत हयात है, क्या हुआ यार? हम कहा देखो मजबूरी तो ये है कि मैं अभी मेरा मूड बना के मैं उस पर लिखूँ, लेकिन कोई लिखने वाला नहीं है, मेरा हाथ तो लिख नहीं सकते हैं। कहा मैं डिक्टेशन ले लूँ? हम कहा कि इतने बड़े अफसाना निगार को मैं डिक्टेशन 2 वजह से नहीं दूंगा। एक तो तुम्हारी अजमत है, दूसरी बात है तुम बीच बीच बोलोगे और हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कसम खुदा की नहीं बोलेंगे, तुम बोलो। बिल्कुल ईमानदारी से उसने डिक्टेशन लिया और उसकी कहानी को मैंने अलग नहज हट के जो लोगों ने डैमेज किया था अलग से निकाल दिया। बड़ा खुश हुआ। उसका पहला जुमला था कि यार तुम इसी को भेज दोगे? हमको बिल्कुल भेज, इसमें सर्फ और नहो की भी गलती नहीं है, तुम कैसे दे दिए, लेकिन मेरे हुरूफ में मत भेजना यार। हम कहा तुम दे दो, हम कॉपी कर लेंगे। तो वो कभी कभी उसके ध्यान में देखिए, वो आदमी बड़ा मुखलिस था अंदर से, लेकिन उसके अंदर एक एहसास कमतरी ये थी जो मैंने उसको कहा भी, उसने माना भी। ये सोचता था जो मकाम मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब हमने कहा कि तुम गुंबद के कबूतर लेकर, जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था उसी टाइम में वो लेकर आया 2011 में। तो हमने कहा गुंबद के कबूतर के पाँव में तुमने इतनी तावीज़ बांध दी है कि उड़ नहीं पाएगा, नहीं भी तो 50-100 आदमी के आरा उसमें होंगे, छोटे छोटे एक एक जुमले का। तुमने क्यों किया? ये तुम्हारी एहसास कमतरी है।
पुराना मजमून था उसको भी शामिल कर लिया। हमने कहा भाई तुम इतने अजीम हो कि बगैर किसी के राय के तुम्हारी कहानी चल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा पता नहीं क्या होगा तो उसने दे दिया। लेकिन बहरहाल वो एक अच्छा अफसाना निगार था। और अदब की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, चाहे अब जदीद की लिखें या बाद की लिखें, उसके अंदर जो नरेशन था, जो उसलूब उसका था, जो बात गुंबती कबूतर को ले लीजिए, उसने कहा कि हमने कहा कि ये उन्वान तुम्हारे जहन में कैसे आया? बोला कि यार मैंने ये समझा कि कबूतर आम तौर से पुराने माबद पे, नए माबद में भी होते हैं। मेरे जहन में ये आया कि बाबरी मस्जिद में भी कबूतर का गोल रहा होगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई होगी तो जो कबूतर आया होगा उसने क्या फील किया होगा? वो अपना बसेरा नहीं देखा होगा। तो ये मेरे जहन में ये बात आई, इसलिए मैंने गुंबद के कबूतर लिखा। और कबूतर कैसे कैसे परेशान हुआ, किस किस के यहाँ गया, जी मुहर्रिक उसका जो है यही था। अच्छा ये बताइए कि उर्दू फिक्शन में कलाम हैदरी का भी एक नाम है। तो कलाम हैदरी ने जो एक तहरीक चलाई अपने तौर पर गया में, और तमाम उस ज़माने के जो फिक्शन राइटर हैं उनको इकट्ठा किया और एक कल्चरल सोसाइटी उन्होंने बनाई और आहंग उन्होंने निकाला। तो उनका कंट्रीब्यूशन जिस तौर पर हुआ है अदब में, मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनका कुछ कम कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, लेकिन उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कलाम हैदरी भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और उनका कंट्रीब्यूशन रहा, इसमें दो राय नहीं है। नौजवान नस्ल को एक हिसाब से परवान चढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरा ख्याल है कि अब्दुल समद, नहीं सारे अब्दुल समद, अली इमाम, शफा, अली इमाम, ये सारे वहीं के प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल वहीं के प्रोडक्ट हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उनके मिजाज का जो तनतना था शमशुर रहमान फारूकी से कम नहीं था जी। मैं बताऊं, वो आते थे, अप्सरा होटल में रुकते थे, वहीं लोगों को बुला के मिलते थे। वो सहाफ़ी भी थे, फिक्शन निगार भी थे, बिजनेसमैन भी थे और सियासत में भी दखल अंदाजी करना चाहते थे जी। तो फिक्शन उन्होंने लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने मोटा मोटी समझिए कि इसको छोड़ दिया, बिज़नेस में मसरूफियत अख्तियार कर ली। लेकिन गया अगर कोई भी बड़ा अदीब अगर आया हो तो रीना हाउस जरूर जाता, रीना जी, वहाँ उसका मस्कन होता था। और जो मोर्चा निकलता था वो भी कम नहीं था आहंग से जी। मोर्चा में वहाब अशरफी भी, चूँकि वहाँ पोस्टेड थे LIC में, तो मोर्चा से उनका ताल्लुक़ था। महमूद इलाही, शमशुर रहमान फारूकी एक तरफ, और अकेला वहाब अशरफी एक तरफ, दोनों का जो सिलसिला चला था खतूत का, वो एक बहुत बड़ा कारनामा था मोर्चा का। और ये अकेला जवाब देते थे, वो दोनों मिल के जवाब देते, कभी शमशुर रहमान फारूकी, कभी महमूद इलाही। इर्तज़ा करीम ने उस मौक़े को एक किताबी शक्ल में जमा कर दिया। उसको आप अगर पढ़ेंगे तो मोर्चा की उतनी सारी कॉपी कहाँ से, बड़ी परेशानी हुई होगी निकालने में एक एक चीज़ को। तो उसने जो जमा कर दिया तो एक यादगार मोर्चा का हो गया। लेकिन आहंग में उन्होंने जो नंबर भी निकाला, कई फिक्शन नंबर निकाला, मिजाज का उनके हिस्सा मैं बताऊं आपको कि मैं पूर्णिया पोस्टेड था, तो उन्होंने मुझे लिखा कि अजीज़म आप पूर्णिया में हैं, मोर्चा ही आहंग को खून सप्लाई करता है। पहले डिस्ट्रिक्ट से विज्ञापन जाते थे, DPRO इशू करते थे, आप जैसे लोग अगर मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा है, मैं मेलिंग लिस्ट में आपका नाम शामिल कर देता हूँ। तो हम तो ऐसे भी लोगों को करते थे। हमने कहा ठीक है। मैं सहरसा में हमारे डिप्टी राइटर दोस्त थे, तो हमने उनको भी कहा कि आप भी विज्ञापन भेज दिया करें। लेकिन हम दोनों को कभी कोई रिसाला नहीं मिला, ख़तों किताबत जारी रहा। 1980 में गालिबन मैं पूर्णिया ही में था, तो 80 में या 85 में उर्दू एकेडमी का एक फिक्शन सेमिनार हुआ जिसमें बहुत लोग आए थे। मज़हर इमाम भी आए थे, ये नारंग भी गालिबन थे, इसमें चुग़ताई भी आई थी, मेरे बड़े बड़े नाम आए थे, अब्दुल समद भी थे।
तो उन लोग, मैं भी चला गया था पूर्णिया से उसी टाइम में, वहाँ की मुलाकात हो जाए। तो वो मंच पर थे, जब निकलने लगे तो मैं कहा कि इनसे तो मेरी ख़तों किताबत है, जानते होंगे। तो लपक के मैं गया, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक अहमद नूरी। तो उन्होंने इग्नोर करके, जैसे मेरी कोई हस्ती ही नहीं हो, कोई हमको जानते ही नहीं, निकल गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। जबकि जो फिक्शन नंबर निकल रहा था उसमें मेरी कहानी भी शामिल थी, और 3-4 शुमारे में जो मशमूलात थे उसके नाम दिए जा रहे थे, तो उसमें मेरा नाम भी बार बार आ रहा था। बड़ा तुनक मिजाज हूँ मैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं पूर्णिया आया, मैंने उनके ख़त लिखा कि कलाम भाई, तारुफ़ का जो ज़ख्म आपने दिया है, मैं उस लम्हे को कोस रहा हूँ कि जब मैं आपसे मुतारुफ़ होना चाहता था, आपने ये किया, अब मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची। आप ये नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं जानते, आपका ताल्लुक़ ये था हमसे। लिख के भेजा। जाहिर सी बात है, जब शुमारा छपा तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आहंग का स्पेशल नंबर आया है, ख़रीदा जाए। मैं ख़रीदें, क्यों, मेरी कहानी इसमें शामिल है। ले गए तो मेरी कहानी नहीं। मैंने अहमद यूसुफ़ से कहा कि अहमद यूसुफ़ भाई, हालांकि बहुत बुज़ुर्ग थे लेकिन दोस्ताना मरासिम थे, कि देखिए ऐसा उन्होंने कहा, आप कमाल करते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ लिखिएगा, क्या कहानी भी छापेगा। मैंने कहा कि इसको और बेहतर छाप सकते थे, उसने मुझे रिसाला नहीं भेजा। तो कलाम हैदरी का जो ये तनतना था ना, उनके, देखिए आप सीधे उठ नहीं जाते जब तक कि आपके हमअस्र आप लिखेंगे नहीं, आपको पेश नहीं करेंगे लोगों के सामने, तब तक आप सीधे कद आपका बुलंद नहीं हो जाएगा। तो आप देखेंगे कलाम हैदरी के ज़माने में भी उन पर बहुत कम मज़ामीन लिखे। इसमें उनका अपना वो रवैया जो लोगों को तकलीफ़ दे देता था वो रह गया। लेकिन वही कलाम हैदरी बाद में, जब मेरा ख़्याल है कि मरने से 2 महीना पहले, उसी टाइम में शुरू ही 96 वगैरह में ग़ालिबन इनका इंतकाल हुआ होगा, तो वो मालूम हुआ कि कलाम हैदरी आए हुए खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं जाके मिलूँगा उनसे, क्योंकि बहरहाल बड़े फिक्शन निगार थे, बड़े भाई थे। इत्तफ़ाक़ है कि मैं सोच ही रहा था कि डाक देख लूँ तो निकलूँगा, इतने में देखा कि कलाम हैदरी गेट पे आ गए। बड़ी मोहब्बत से मिले, लगा ही नहीं कि उनके दिल में कोई बात होगी। जिसको कहते हैं बिरादराना सलूक, वो सलूक उनका मुझे शर्मिंदा कर गया। मैंने कहा कलाम भाई आप ख़ुद नविश लिखिए। लिखूँगा अजीज़म, कलकत्ता से शुरू करूँगा। इशारा उन्होंने दिया। अच्छी बात यह है कि उनके मरने के बाद भी एक सेमिनार बिहार में नहीं हुआ, लेकिन उसी ज़माने में मैं दाद दूँगा इर्तज़ा करीम को, प्रोफेसर इर्तज़ा करीम, वो वहाँ से आए दिल्ली से, और उन्होंने कहा, मुझसे मिले एकेडमी में आके। मैंने तो नाम जानता था, मुलाकात पहली थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे 3-4 हज़ार रुपया ही मांगा कि मैं दिल्ली में कलाम हैदरी पर सेमिनार करूँगा। अब ज़रा सोचिए कि बिहार में कोई नहीं था जो सेमिनार कर सकता था। एकेडमी जब माली ताउन दे सकती थी, अब कमेटी का इंतज़ार नहीं करना था। मैं उनको लेकर, मुन्ना मुश्ताक मिनिस्टर थे, उनके पास आया। हम कहा कि 4000 रुपये मेरा दे दीजिए। फाइल में उन्होंने ऑर्डर कर दिया। एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी जिसका ताल्लुक़ गया से भी था, तो उस शख्स ने कलाम हैदरी पर काम किया, बल्कि उनके मार्के को भी कलाम हैदरी के मोर्चे में था, उसको ज़िंदा किया। लेकिन आप अगर गौर से देखिएगा तो उनके हमअसरों ने भी कभी कोई बहुत अच्छा मज़मून उन पर नहीं लिखा। अच्छा, ये तरक्की पसंदी का जो दौर रहा, तो वहाँ बहुत सारे नाक़िद उस ज़माने में सामने आए, जिन्होंने तरक्की पसंद अफ़साना निगारों पर मज़ामीन लिखे, तनकीदें लिखीं और उन्हें प्रमोट किया। फिर जब जदीदियत का दौर आया तो वहाँ भी जदीद अफ़सानों को प्रमोट करने वाले बहुत सारे तनकीद निगार सामने आए। और लेकिन जदीदियत के इन्हदाम के बाद, या उसका जो रुझान है वो घट गया, और लोग कहने लगे कि अब माबाद जदीदियत का दौर आ गया है और एक नई नस्ल जो है जदीदियत के बाद सामने आ गई है। तो इस जदीद नई नस्ल जो अभी सामने है, इसका कोई तनकीद निगार क्यों नहीं सामने आ रहा है? देखिए, इसकी क्या वजह है? असल ये है कि तरक्की पसंद के जो नाक़िद थे वो बिल्कुल, चूँकि वो तरक्की पसंदी का जो मामला था अपने हमअसरों पर लिखते थे, और उसके बाद भी आज भी देखिएगा मीर गालिब पे बहुत गुफ्तगू होती है।
लेकिन बात के शुरा पे गुफ्तगू नहीं होती। बिहारी के शुरा में आप सुल्तान अख्तर सबसे बड़ा नाम है, इंतकाल के बाद भी बहुत से लोगों ने नहीं लिखा उन पर। शाद अजीम आबादी सबसे बड़ा नाम बिहार का था, उस पर भी आप देखेंगे तो बहुत से लोगों ने, कलीमुद्दीन अहमद ने जो तनकीद शुरू की वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, लोगों ने नहीं लिखा। तरक्की पसंदी और जदीदियत के नाक़िदों का ये कहना था, हम लोग तो उसके बाद की नस्ल के थे, कि भाई ये नस्ल अपना नाक़िद आप पैदा करें, अपना नाक़िद। तो हर नस्ल तो अपना नाक़िद आप पैदा करता ही है। वो उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके बाद तो लोगों को सामने आना चाहिए। नहीं, सामने आए ना। देखिए, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी अगर फ़िक्शन लिखने लगा तो उसने तनकीद भी की, ऐसा नहीं कि नहीं की। उसके बाद हुसैनुल हक़ ने भी तनकीद की। जो लोग थे लिखने वाले, मैंने भी ये तनकीद तो उस ढंग का है कि तुम हम पर लिखो, हम तुम पर लिखेंगे, इस टाइप का। नहीं, इस टाइप का नहीं है। देखिए, तनकीद से मैं आज भी मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको मैं, कि तनकीद की एक किस्म होती है रस्म इजरा, उसमें भी लोग एक मज़ामीन लिख के लाते हैं। उस मज़ामीन की हैसियत ये होती है कि भाई तारीफ़ करनी है, चूँकि इजरा की महफिल है, और मखसूस लोगों को कहा जाता है कि भाई ज़रा इज़्ज़त बचा के लिखिएगा। दूसरा तबसरा होता है, जिसको आप तबसरा करने के लिए कहते हैं कि भैया ज़रा ठीक से लिखोगे, तो वो भी डंडी मार के नहीं लिखता है। और मेरा दोस्त है और मैं उस पर लिखूँगा तो मैं उसकी खामियों को नहीं गिनाऊँगा। हाँ, जहाँ डंडी मारनी होती है सारी खूबियों को छुपा के वो तनकीस लिख देंगे। तो तनकीस कभी भी बिल्कुल ईमानदार नहीं रही किसी ज़माने में, जिसको कहते हैं कि ईमानदार होना, ईमानदार नहीं रही। उसने पलरा ऊपर नीचे हमेशा किया। आज के दौर में जो कौसर मजहरी लिख रहे हों, या वो सलमान अब्दुल समद लिख रहा है, या और भी जो लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ तो जो नए लोग सामने आ रहे हैं जी। आपके भी कुछ मज़ामीन फेसबुक पर मैंने देखे हैं। तो ये लोग जो लिख रहे हैं, इन लोगों के अंदर वो बात नहीं है कि दोस्तदारी करनी है, बल्कि जो फैक्ट है उसको लिख देना है। और सच्ची बात है कि आपकी तनकीद से अगर कोई नाराज़ ही नहीं हो, सारे दोस्त खुश रहें, तो आप समझ जाइए कि आपकी तनकीद वैसी नहीं है। तो अब जो नई नस्ल के लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली आप यकीन जाने कि आगे बढ़ के एक अच्छी तनकीद सामने आएगी और पुरानी नस्ल के हम पल्ला हो जाएगी ये तनकीद जो अभी लिखी जा रही है, जो आज के नौजवान नस्ल लिख रही है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो माहौल है मौजूदा अफसानों का, उसमें यह देखा जा रहा है कि लोग अफसानों के तरफ से अब लोग भागने लगे हैं। अफसाना निगारी जो है इसको कमतर दर्जे का समझते हुए नावल निगारी की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अफसाना निगार जैसे शब्बीर अहमद हैं या और दूसरे लोग हैं, हुसैनुल हक़ साहब ने भी कई नावल लिखे। तो ये क्या वजह है कि अब ट्रेंड बदलता जा रहा है, लोग अफसाना निगारी छोड़ के नावल छोड़ नहीं। देखिए, इसमें कि एक बात यह है कि नावल कौन लिखेगा, यही फिक्शन निगार तो लिखेगा। ठीक है, कोई नावल लिखने के लिए अलग तो कोई मंटो बहुत बड़ा फिक्शन निगार हुआ, उसने कोई नावल नहीं लिखा। नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर नावल उसके ज़माने में भी लिखे गए ना। हाँ, ज़माने में लिखे खुदा से नस्लें लिखी गई, खुदा की बस्ती लिखी गई ना। वो अफसाना निगार के तौर पर उतने मशहूर नहीं थे जिन्होंने नावल लिखा। नहीं था। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आज का जो फिक्शन निगार है उसका वाइड एंगल रेंज है, उसके जहन का रेंज जो है वाइड एंगल है। और आप पैगाम आफाकी को ले लें, वो फिक्शन निगार उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे अफसाना निगार हैं, ये नावल निगार है। गरचे 2 ही नावल इनका आया। अभी देखिए, सैयद मोहम्मद अशरफ बहुत अच्छे फिक्शन निगार हैं। हाँ, लेकिन नावल जो है उनका नहीं, बहुत अच्छा ना। उन्होंने जो नंबरदार का नीला लिखा, आप उसको पढ़ लीजिए। हाँ। और अभी आखिरी सवारियाँ उन्होंने लिखी, उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा नावल उन्होंने दिया। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी एक साथ चल रहा था, नावल भी लिख रहा था, फिक्शन भी लिख रहा था। लेकिन उसके नावल निगारी में वो, उसको मैं लाउड थिंकर बोलता हूँ, वो सोचता भी है ज़ोर से। हम लोग तो सोचते हैं कि जैसे ज़ोर से बोल रहे हैं, तो वो बोल के सोचता है। तो उसके यहाँ जो किरदार आया वो बड़ा एग्रेसिव किरदार आया, वो बिल्कुल हाल से लिया और यूँ समझिए कि हू बहू उसने पेश कर दिया जो नावल उसने लिखे। लेकिन शब्बीर अहमद ने जो नावल लिखा वो उस माहौल से अलग से है। उसका नावल अगर आप देखेंगे तो उसमें एक अजब रुझान है। वो दिखा रहा है कि किस तरह कम्युनिज्म
टूट रहा है और उसमें कैसे उन्होंने एक नया मौजू लिया है। हाँ, नया मौजू पर लिखा है तो उनके यहाँ वो एक अलग बात है। हाँ। अब उसके बाद देखिए आप, जब रहमान अब्बास निकल के आया, जब उसने ज़ंदीक लिखा, ज़िंदीक, उससे पहले उसका नावल जिस पर अवार्ड मिला उसको साहित्य अकेडमी, हाँ, तो पहले उसके जो 3 नावल थे मैंने पढ़े, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जी। लेकिन जब उसने जिस नावल पे अवार्ड मिला वो उसका लहजा अलग हो गया। अच्छा, ये अमावस के ख्वाब जिस पर हुसैन उल हक साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, आपको क्या लगता है कि अमावस के ख्वाब उसका सही माने में हकदार है साहित्य अकादमी अवार्ड? देखिए, मैं जब हुसैन भाई ने मुझे नावल भेजा, एक आध महीना बाद फ़ोन किया, नूरी तुमने नावल पढ़ा? हमने कहा भाई मैं तो 20-25 सफ़े के बाद बंद करके रख दिया। क्यों? तो आपके नावल में रीडेबिलिटी नहीं है। शब्बीर के नावल मैंने मोबाइल पे, टोटल मोबाइल पे मैंने एक शिफ्ट में पढ़ा, 1:30 बजे रात तक पढ़ता रहा, बाकी जो बचा सुबह पढ़ के ख़त्म किया और लिख भी दिया मैंने, क्योंकि लिखने के लिए सामने चाहिए, ताज़ा मवाद था तो मैंने मोबाइल से पे निकालना बहुत मुश्किल होता है, मैंने लिखा। तो हुसैन भाई के फ़रात में जो रीडेबिलिटी थी, बोलो मत चुप रहो में जो रीडेबिलिटी थी, वो अमावस के ख्वाब में नहीं है। लेकिन बहरहाल उस ज़माने में तो उन्होंने कहा कि तुम 60 पेज पढ़ो, उसके बाद तुमको असल नावल है। हम कहा कि तब तो बड़ा मुश्किल है, रीडेबिलिटी अगर शुरू में कारी को नहीं पकड़ती है तो बाद में कहेंगे पढ़ो तो वो ठीक नहीं है। अब इस पर बहस करना बड़ा मुश्किल है कि वो उस लायक था या नहीं था। बहुत सी किताबें ऐसी हैं, असल में लोग इत्मीनान बख्श नहीं नज़र आते हैं जो आजकल अवार्ड दिए जाते हैं जिन लोगों को। तो मैं बताऊं कि देने वाले टीम ही इत्मीनान बख्श नहीं है। अभी जो मामला है जी, वो देने वाली टीम ही इत्मीनान बख्श नहीं है। ज़किया मशहदी का मजमुआ बिल्कुल सिलेक्ट हो गया था अवार्ड के लिए, लेकिन एक आदमी, 3 मेंबर थे, 2 फेवर में थे, एक आदमी ने कह दिया तो उसको कैसे। अच्छा, ज़किया मशहदी का जो लिखने का असलूब है, जो उनका जो रेंज है, जिस ढंग से वो लिखती हैं और दूसरे लोग जो लिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ज़किया मशहदी को अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, ज़किया मशहदी को गालिब अवार्ड भी मिला। ज़किया मशहदी का जो अंदाज़ है फिक्शन का, अभी 2 नॉवलेट भी उनके आए हैं, तो वो ज़िंदगी से कहानी वो भी उठाती हैं, वो भी माजी से कहानी लेती हैं ज़्यादातर, लेकिन नॉस्टैल्जिक नहीं है, वो ख़ानदानी मनक़बत नहीं दिखाती हैं। हर हर गंगे अगर आप पढ़िएगा तो मैंने एक जगह लिखा था कि हर हर गंगे जब कफन से के साथ जब चलता है तो कहीं कहीं हर हर गंगे का कद जो है ऊंचा दिखने लगता है, क्योंकि दोनों में एक ही मामला था। उनकी कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, आप अंगूठी पढ़ लीजिए या कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, उनके यहाँ क्लाइमेक्स की तलाश न करें। वो कहानी कब ख़त्म हो जाएगी, वो बिग बैंग हो के उनका क्लाइमेक्स नहीं आता है, अचानक वो कहानी लिखते लिखते एक जगह आकर रुक जाती है। अच्छा मुश्ताक भाई, कहानियों में अब क्लाइमेक्स की बात चली है, तो क्या ये ज़रूरी है कि एक बना बनाया मौजू हो, एक इब्तदाइया हो, कुछ कैरेक्टर्स हों, किरदार हों, और एक क्लाइमेक्स हो, फिर एंटी क्लाइमेक्स भी हो? क्या ये ज़रूरी है किसी का? देखिए, ये जो आपने बताया अभी यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और इंतहाई है कि ये तो नसाबी है ना। ये तो मैं बताऊं, जो यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में, आप देखिए कि जो निसाब में जो किताबें हैं वो किताबें नहीं मिल रही हैं और किताब लोग बदल नहीं रहे हैं। किताबें मिल नहीं रही हैं और किताबें लोग बदल नहीं रहे हैं। वो पुराने ज़माने की किताबें आज भी चल रही है। मीर अमन को छोड़ कर आप आगे नहीं बढ़े नावल में, तो तालिब इल्म वही सब सीख के निकलता है। वही सब सीख के निकलता है। तो अभी मैं एक मिसाल दूं कि एक बज़्म अफ़साना है, इसमें आप हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता, उसमें जितने नाक़िद लोग हैं वो उसी तरह लिखते हैं, असलूब, किरदार निगारी, जिस तरह सीख के आए हैं जी, उसी तरह लिखते हैं, टॉपिक लगा लगा के तबसरा करते हैं, तो हंसी आती है। मैं चुपके से मैंने कमेंट का छोड़ दिया तो उसके एडमिन ने कहा सर आप बोल रहे हैं। हम कहा क्या रे, बच्चों के दरमियान क्या बात करेंगे, हम अलग बात करेंगे, जो बात पसंद नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। एक फ़नकार के लिए आप फ्रेमवर्क नहीं रख सकते। यही मेरा कहना था, बिल्कुल नहीं रख सकते, फ्रेमवर्क नहीं रख सकते हैं, और बर्जस्तगी तभी आ सकती है जब आप बिना फ्रेमवर्क के काम कीजिए। देखिए, मैंने हुसैन साहब से मेरी बात हुई थी एक बार फिक्शन ही पे,
देखिए तख्लीक तो एक इल्हामी नहीं, कैफियत है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मैंने आपको बताऊं कि फिक्शन पे सेमिनार हो रहा था उर्दू डिपार्टमेंट में, वो हो रहा था, गज़नफ़र कर रहे थे नावल पे। मैंने जब गुफ्तगू की तो मैंने कहा कि भाई आप फ्रेम क्यों लगाते हो, एक फिक्शन निगार को या एक खालिक के लिए कोई फ्रेम आप न दें, उसे आप आज़ाद छोड़ दें। इसलिए कि आज़ाद फ़िज़ा में जो तख्लीक होगी और जो सबको ध्यान में रखा, उसलूब ऐसा ना हो चाहिए, बुनत ऐसी होनी चाहिए, इसमें क्लाइमेक्स होना चाहिए, आप उसको छोड़ दीजिए, क्लाइमेक्स भी आ जाएगा, एंटी क्लाइमेक्स भी आ जाएगा, किरदार भी आ जाएंगे। आप अगर उस पर सवार हो जाइएगा, जैसे शफ़क़ अक्सर व बेशतर अपने किरदारों पर सवार हो जाते थे, वो अपनी बात कहलवाते थे, तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। आप उसको छोड़ दीजिए, किरदार जो उस माहौल में पनप रहा है उसे ओरिजिनल माहौल में पनपने दीजिए, ये मत देखिए कि उससे क्या करवाना है। अच्छा मुश्ताक अहमद नूरी साहब, आप ये बताइए कि ऐसा कोई मौजू है जो आपको बहुत हॉन्ट करता है, लगता है कि उस पर लिखना चाहिए और आपने अभी तक नहीं लिखा है? देखिए, मैंने अभी जो 2-4 कहानियाँ मेरे जहन में, वो इत्तेफाक से सेक्स पर है ना। और सेक्स एक ऐसा मौजू है जिसको संभाल के नहीं लिखा गया। जो लोग मंटू को लोग कहते हैं सेक्स लगे, मंटू ने सेक्स नहीं लिखा, मंटू ने सच्चाई लिखी। मंटू की नकल कुछ लोग कर रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा जी। तो वो किरदारों के सामने आप सेक्स में मुलविस हो जाते हैं, आप भी लुत्फ़ लेने लगते हैं जी। तो वहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तलज़्ज़ुज़ पसंदी जो है, तलज़्ज़ुज़ पसंदी नहीं वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। आप इशारा कीजिए, ज़किया मशहदी ने माँ में कहानी में सेक्स का अमल दिखाया इतने खूबसूरत अंदाज में कि आप समझ गए, एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं आया। ये होना चाहिए ना। ये क्या कि आप पूरी तैयारी के साथ फोर प्ले और बैक प्ले को आप दिखाते हैं, वो लज़्ज़त आमेज़ी के साथ। आमेज़ी फिक्शन निगार जब खुद लज़्ज़त आमेज़ी करने लगेगा तो सेक्स पर नहीं लिखा जाएगा। तो कुछ कहानियाँ मेरे जहन में, मैं जब काज़ी अब्दुल सत्तार साहब ने बहुत बड़ा नावल लिखा था हज़रत जान, बड़ी पढ़ के मेरा मिजाज बिल्कुल भन्ना गया था। पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मतलब कि मैंने कहा था कि पोर्नोग्राफी पे अगर कोई ब्लू फिल्म बने तो उसका बेहतरीन स्क्रिप्ट ये हमने सुना है, आपने कहीं कहा भी है इसको। तो मैं जब गया था उनके यहाँ मिलने के लिए, तो बहुत महज़ब आदमी थे, तो मैंने कहा कि हुजूर, मैंने पहले आपका पहला नावल वो शब गज़ीदा पढ़ा था, सब गिनाया। मैंने कहा सब मैंने ख़रीद के पढ़ा, कोई मांग के नहीं पढ़ा। हज़रत जान जब हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पढ़ने लायक नहीं है, आपने क्यों लिखा इस पर? सारे वाक़यात हैं, आप दिल्ली जाइए, DIG से मिलिए, सारे वाक़यात वहाँ के हैं। तो हमने जुमला कहा कि क्या सारी सच्चाई लिख देने के लिए होती है? आपके जिस्म में बहुत सी सच्चाई है, आप सब खोल के दिखा देंगे क्या? बीवी आप पे हलाल है, आप चौराहे पर बोसा ले लेंगे क्या? कहा हुजूर सच्चाइयाँ बहुत हैं, लेकिन बहुत सी सच्चाई छुपा देने के लायक होती है, आपने सेक्स पर क्यों लिखा? उनका जवाब था कि जितने भी फिक्शन निगार हैं, चाहे फॉरेन के हों या हिंदुस्तानी हों, उन्होंने 40 साल के उम्र ही तक सेक्स लिखा। मैं बहुत था उनके अंदर कि मैं काज़ी अब्दुल सत्तार 60 साल की उम्र में मैंने सेक्स लिखा। हमने कहा कि 20 साल तो जो सेक्स को आपने अपने अंदर दबा के रखा वो हज़रत जान में बस्ट हो गया, उभर आया। तो बहरहाल उस पर बहस हुई थी। फिर उनका जो एक नावल आया ताजम सुल्तान जी, वो भी उसका रीप्ले है, लेकिन उनका कहना है कि ये उनके मोहब्बत की आखिरी दास्तान है। वो वाक़या उनके साथ गुजरा भी है। जैसा राशिद अनवर राशिद ने उन पे किताब निकाली थी काज़ी सत्तार, वो पढ़ने की चीज़ है उनकी पूरी जीवनी पर। तो सेक्स पर इसलिए नहीं लिखा जाए कि तो हम कोई नहीं लिख रहा तो हम लिखें, तो हम लिखें, बल्कि ये भी एक मौजू है। आज लोग कहते हैं कि अभी तक मेरा ख्याल है कि आपने सेक्स पर कोई कहानी नहीं लिखी। नहीं, मैंने मर्द लिखी। अच्छा। और मुझे याद है कि मर्द पढ़ने के बाद 2 जगह छपी थी, एक मबासा में, एक शायर में। तो मबासा में छपी तो मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने कहा कि नूरी भाई
मैंने पिछले 25 साल में सेक्स पर इतनी अच्छी कहानी नहीं पढ़ी। वो सेक्स पर है, लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगेगा वहाँ सेक्स की तौसीफ की मेरी पढ़ी हुई नहीं है। और तो फिर एक वो कहानी जब शायर में छपी थी तो बार बार ये कहते थे मरहूम इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी कि नूरी मर्द जैसी कहानी भेजाऊँगा। मर्द एक बार पैदा हुआ ख़त्म हो गया। अच्छा, आप हमको लगता है कि इधर से आप मतलब वो तबातुर नहीं रहा है कहानियों के सिलसिले में जो पहले हुआ करता था, कुछ गैप ज़्यादा हो गया लगता है। हाँ, ये सही है। उसकी वजह ये है कि इधर 2-3 साल से 2-3 साल आप 3-4 साल से ले लें, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है जी। और दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये मोबाइल और फेसबुक है, जो दिल की बात मैं बता रहा हूँ जी। सारा वक्त वो टान लेता है। और जो लिखने का अगर कुछ लिखा भी हम तो वो फेसबुक पर ही लिखा, और कुछ चीज़ें मैंने अलग से मज़ामीन लिखे हैं जी, जो कई रसायल में आ भी रहे हैं। फिक्शर की तनकीद भी अभी गजनफर आपका तो तलाश के बाद 2 मजमू आया है ना। हाँ, तो एक छत पर ठहरी हुई धूप, छत पर ठहरी धूप, बंद आँखों का सफ़र, बंद आँखों का सफ़र, 3 मजमुआ अब तक आपका आया है। तो उसमें दिक्कत यह है मेरे साथ कि जो चीज़ें मैंने लिखी वो उसमें से कुछ रीप्रिंट भी हो रही हैं, लेकिन कुछ मज़ामीन जो मैंने फिक्शन पे लिखे हैं वो मैंने ज़रूर लिखे हैं इस बीच में। इसमें गजनफर की एक कहानी थी खाली फ्रेम। हाँ, वो हमने पढ़ा है। उन्होंने भेजा मुझे, कहा कि नूरी बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे, आप अगर समझा दें उनका मैं समझा देता हूँ। नहीं, वो अच्छा है, वो बहुत खुश हुए। प्लस जो है अभी एक मजमून मैंने तवील मजमून फारिया अरशद पाकिस्तान के अफसाना निगार हैं उन पर भी लिखा था, वो भी साले से छाप रहे हैं। अभी एक मजमून मैंने प्रोफेसर इर्ज़ा करीम पर भी लिखा, वो मैं दिल्ली में था, चूँकि मैं एक शिफ्ट में लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि यार अब तो किताब प्रिंट होने जा रही है, अभी नहीं लिखेंगे क्या? मैं लिख देता हूँ, बस मूड का आना था। मैं बैठा टैबलेट पे और मैंने लिख के उसी वक्त भेज दिया। 1-1.5 घंटा 1-2 घंटा लगा, मैंने लिख के भेज दिया। दिक्कत मेरे साथ यही है कि मेरा वक्त जो है दूसरे शगल में ज़ाय हो रहा है, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को समेटना हम चाहेंगे कि आप इस तरफ तवज्जो दीजिए। मुश्ताक अहमद नूरी भाई, एक तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका ताल्लुक़ सीमांचल से है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, और इस खित्ते से आपका बतौर अफसाना निगार मुल्क और बैरून मुल्क तक मशहूर हो जाना हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। लेकिन अब क्या वजह है कि फिर कोई मुश्ताक अहमद नूरी या मुश्ताक अहमद नूरी जैसा नाम सीमांचल के हुदूद से या खित्ते से सामने नहीं आ पाया, जबकि 50-60 साल का अरसा हो चुका है। देखिए, अभी जो नौजवान नस्ल के साथ मजबूरी है या कमज़ोरी है, वो सबसे बड़ी कमज़ोरी को पढ़ते नहीं है। लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है जी। किताबें अच्छी आ रही हैं, आप देखेंगे कि वो रसायल ख़रीदने में भी दिलचस्पी नहीं रखते। अगर कहीं मिल गया तो पढ़ लिया, तो अच्छी चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं लिख सकेंगे। या फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जब दिलचस्पी अदब से दिलचस्पी नहीं है, या वो माहौल नहीं मिल पा रहा हो। नहीं, माहौल तो है। माहौल तो कैसे नहीं है? आप एक कोई लेक्चरर अगर है तो वो अदब के माहौल में है। अब सीमांचल में, आप अररिया में हैं, आप लोग मदरसा यतीम खाने के सामने बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं अदब पे, वो माहौल नहीं है क्या? आप लोग जगह जगह बैठ के एक छोटा फंक्शन कर लेते हैं, वो तो माहौल ही है। माहौल की कमी नहीं है। असल आज की नौजवान नस्ल में वो दिलचस्पी नहीं रही पढ़ने के लिए, और लिखने के लिए शर्त है पढ़ना। आप जब अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे। यहाँ तो अच्छा पढ़ने के लिए फ़ॉरेन का अदब पढ़ते थे, जर्मन पढ़ रहे हैं, मुपासा को पढ़ रहे हैं, काफ्का को पढ़ रहे हैं, फलाने को पढ़ रहे हैं, ढकाने को पढ़ रहे हैं जी। हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी तवस्सुत से लुसुन तक को पढ़ लिया जी। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। हमारी नौजवान नस्ल अगर पढ़ने लगेगी, वो फालतू में पैसा खर्चा कर देती है, लेकिन 2-4 रिसाले को लेने में 100 रुपया खर्चा होगा एक महीने में, वो नहीं चाहती है कि हम इसमें 1 रुपया भी खर्चा करें। आपके यहाँ गए, आपके मिल गया तो उठा के एक चीज़ पढ़ लिया। तहकीक
कुछ लोगों ने तहकीक किया है, तहकीकात सामने आ रही हैं, तो इससे पता चलता है कि 1938 में भी यहाँ अफसाना निगार थे। अफसाना उन्होंने लिखा, रसायल भी यहाँ से निकले थे उस ज़माने में। निहार नाम का रसायल मालूम हुआ कि एक रसाला निकला, जिसमें एक साहब थे जो उन्होंने अफसाना लिखा था। उस ज़माने में भी 2-4 अफसाना निगार थे, लेकिन वो सामने नहीं आ पाए, लोग उनको जान नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे शायर भी गुजरे हैं, मतलब हुए हैं इसी सीमांचल में, जिनको लोग बाहर नहीं जानते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये रही कि देखिए, आपको एक नाम बताऊं, अहमद हुसैन शम्स बम्बन गिरामी के नाम से लिखते थे। बिल्कुल। किशनगंज के बहुत मशहूर वकील थे। उनका मैंने नावल पढ़ा जो 1951 में शाये हुआ था। जी। लोगों को मालूम नहीं है, एक शायर जिन्होंने उनका नावल निकला, ख़त्म हो गया। हमारे अररिया में भी बहुत से लोग रहे, बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, लेकिन उनकी चीज़ें इसलिए नहीं आई कि वो लोग जो थे सिर्फ तख्लीक पर तवज्जो देते थे, छपने छपाने का शौक़ भी नहीं था उनमें। जब कोई चीज़ पब्लिक के सामने नहीं आएगी तो वो चीज़ पायदार कितनों मजबूत हो, वो परमानेंट नहीं हो सकती। हमारे बुजुर्गों की वक्त के हाथों में तलब भी हो जाती है। उनकी चीज़ें जो अभी आप अगर देखेंगे तो जो पुराने लोग थे, उनकी चीज़ें उनके ख़ानदान के बच्चों के साथ होता है कि ज़रूरी नहीं कि रखें। मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे करूं कि मेरे यहाँ आप अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी हमारी है, जिसमें एक से एक नादिर व नायाब किताब है। क्या आप तवक्का रखते हैं कि हमारा पोता भी उसको रखेगा? वो कबाड़ के भाव बेच देगा या निकाल देगा, उसको किसी लाइब्रेरी को दे देगा। हमारे बच्चे इसलिए कुछ नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल डायरेक्ट अटैच्ड हैं, तो बाप की अमानत समझेंगे। जब हम अपने घर में उर्दू की तालीम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तहजीब से दूर होते जा रहे हैं, तो हम कैसे तवक्का कर सकते हैं कि एक अच्छा ग्रुप पैदा हो। अच्छा, आज का जो मंजरनामा है अदब के हवाले से सीमांचल का, तो इसमें क्या कुछ तवक्कात ऐसे हैं जो देखता है कि ये लोग? बिल्कुल है। आप एक चीज़ जान लीजिए, आपका एक सीमांचल का भी एक बड़ा नाम तनकीद में हक्कानुल कासमी का है। वैसे बहुत महदूद ज़राए में अरबी का स्टूडेंट, और वो अगर चाहते तो कहीं भी लेक्चर हो सकते थे, लेकिन क़नात पसंदी भी बूढ़े वाली है उनमें। हाँ। लेकिन गनीमत यह है कि उनकी कई किताबें आ गई, और उसकी सलाहियत ऐसी है कि मैंने देखा है दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े अफसाना निगार, हक्कानी भाई ज़रा आप देख दीजिएगा, ज़रा आप लिख दीजिएगा। इसलिए कि हक्कानी तहरीर जो है वो अपने आप में एक निराले अंदाज की तहरीर है। डंडी मारने वाली बात नहीं, डंडी उसने ही मारा जब उसे कहा गया, परवेज़ ही ने कहा कि आप अबुल कलाम कासमी की किताब को ज़ाय कर देना, उसने ज़ाय कर दिया। ये सलाहियत भी है उस किताब पे, इतना खराब तनकीद मैंने पढ़ रखी है। जी। लेकिन एज ए होल हक्कानी से आप उम्मीद कर सकते हैं, और हक्कानी को सीमांचल का मत समझिए आप, वो हिंदुस्तान गिर पैमाने पर जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक नाम भी अगर आपका निकल के तनकीद में सामने आ रहा है तो बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे अररिया में भी आप लिख रहे हैं, परवेज़ लिख रहे हैं, रज़ी अहमद तन्हा तो चुपचाप रिसाला निकाल के चुप हो गए, वो लिखना उन्होंने छोड़ दिया। बाकी लोग जो हैं वो उतना एक्टिव नहीं है जिससे होना चाहिए। लिखने वाले अभी भी हैं लेकिन अखबार की जीनत बना देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अखबार में कभी कोई कहानी शाये होने के लिए नहीं दी, किसी ने कोई लेकर शाये कर किसी रिसाले से लेकर के किसी ने शाये कर दिया, मैंने नहीं दिया, कोई मजमून भी नहीं दिया। लेकिन एक मजमून जो लुत्फुर रहमान पे मैंने लिखा था, उस मजमून को 2 किस्में कौमी तंजीम में जो ये थे हज़ारीबाग में जो उस्ताद हैं, पहले अदबी एडिशन उन्होंने जो छापा, तो जितनी पजीराई मुझे मिली उस अखबार के रसाले से वो मुझे नहीं मिली कहीं भी। तो पहली बात तो ये है, आप बच्चों में जब आप ग्रुप बनाते हैं यहाँ उनको पढ़ना सिखाइए, अच्छी चीज़ें। अगर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, पता नहीं क्या हाल है उस लाइब्रेरी का, एक लाइब्रेरी यहाँ होनी चाहिए, आप लाइब्रेरी क़याम कीजिए। मैं मैक्सिमम किताबें मैं चाहूँगा कि अपनी किताबें यहाँ डाल दूँ, और लोगों को आदत डालिए कि वो लाइब्रेरी में बैठे, 1 घंटा बैठे, कुछ भी पढ़े, अपनी पसंद का पढ़े, चाहे दीन पढ़े, दुनिया पढ़े, फिक्शन पढ़े, शायरी पढ़े,
तनकीद पढ़ने वाले आज बहुत कम हैं, नहीं पढ़ते हैं। नई नस्ल के लिए आपका यही पैगाम है कि वो पढ़ना शुरू करें, तो वो इंशाल्लाह उसके अंदर जो सलाहियत है वो उभर के सामने आ जाए। आखिर आप फणीश्वर नाथ रेणु जो मेरे गांव से 2 किलोमीटर के फासले पर थे, कौन सा माहौल उनको मिला था आप ज़रा गौर कीजिए तो। क्यों चमके पूरे मुल्क गिर पैमाने पर जाने गए? इसकी वजह ये थी कि उन्होंने ओरिजिनल चीज़ कमरुद्दीन बाबू को अगर कमरुद्दी बाबू बोलते हैं तो उन्होंने कमरुद्दी बाबू ही लिखा। तो ये चीज़ें जो हैं, जो आप जो सामने आपकी चीज़ है उसे लीजिए और उसके अपने अंदाज से सरल अंदाज में सरल ज़बान में आप लिखिएगा तो ये चीज़ कायदे से पढ़ी जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कोई एरिया किसी अदब से खाली नहीं रहा। अदीब तो पैदा होगा ही, एक पैदा हो, दो पैदा हो। सीमांचल कमज़ोर नहीं है। हर ज़माने में आप देखिएगा यहाँ से कोई न कोई ऐसा आया है जिसकी पहचान मुल्क गिर सतह पर और इंटरनेशनल सतह पे हुई है। अभी सीमांचल के हवाले से हमारे दोस्तों में हैं जनाब एहसानुल इस्लाम, जो अदबी दुनिया में एहसान कासमी के नाम से जाने जाते हैं और मेरे हमअसरों में हैं। उन्होंने सीमांचल अदब का गहवारा के नाम से एक फेसबुक पेज कायम किया है, जिसके तहत वो सीमांचल की बाजियाफ्त के तौर पर यहाँ जो पहले लिखने वाले थे कौन थे उन सबको इकट्ठा किया है और उन पर बहुत सारा उन्होंने तहकीकी काम किया है। और एक किताब भी अभी उनकी सीमांचल के अफसानानिगार करके एक किताब भी शाया हुई है। अच्छे अफसानानिगार हैं, अच्छी सलाहियत के मालिक हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनकी जो ये काविश है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी हमारे असरों में या बात की जो आपकी नस्ल है उसमें अदबी एतबार से अगर सच पूछिए तो सबसे एक्टिव एहसान कासमी है जी। जबकि वो मुस्तकिल बीमार है। उस बीमारी के बावजूद अब ये फेसबुक पे सिर्फ ले आना मामला नहीं है, उसको तहकीक करना, कुछ चीज़ें इकट्ठी करना, पेज पर टाइप करना और उसको पेश करना। जिस तवातुर से एहसान काम कर रहे हैं ये उनके डिवोशन को बताता है और यही डिवोशन है जो आदमी को ज़िंदा रखेगा। अभी आपने बताया किताब आई है, वो किताब में सीमांचल के बहुत से लोगों को लिया गया है। बहुत सी चीज़ें उन्होंने दूसरे की लिखी हुई ली, उनकी ली, कहानी ली। तो कल होकर जब ये किताब रह जाएगी, हम आप नहीं रहेंगे, हो जाएगा तो वो एक दस्तावेजी हैसियत हो जाएगी। लोग देखेंगे भाई ऐसे ऐसे लोग यहाँ थे जो हम आज बुज़ुर्गों को तलाश करने नहीं मिले। कल हम लोग जब बुज़ुर्ग की हैसियत से पहचाने जाएंगे तो लोग देखेंगे नहीं ऐसे लोग थे। प्लस सीमांचल को उसने बहुत वाइड रेंज में लिया है। किशनगंज के लोग, कटिहार के लोग, पूर्णिया के लोग, ये सारा इलाका जो है, बल्कि मैंने बहुत सा नाम देखा जिसे मैं एकदम नहीं पहचानता था। उसकी शायरी पढ़ने में लुत्फ़ आया कि नहीं, तो ये कहाँ से हुआ, यूँ ही तो नहीं आया। मैं उसकी काविश को सराहता हूँ, अद्दाद देता हूँ। अल्लाह उसे सेहत दे, उम्र दराज करे, ताकि एहसान कासमी जिस काम को उसने शुरू किया है वो काम जारी रहे। जब आखिर में मुश्ताक अहमद नूरी साहब, आप तो जिस नौकरी में रहे हैं वो नौकरी ही ताल्लुकात आम्मा का था। आप डिप्टी डायरेक्टर होके, ज्वाइंट डायरेक्टर होके आपने सुबुकदोशी हासिल की और आपका जो समाजी दायरा है वो भी काफ़ी वसी है। अब बहुत तरह के इदारों से आप जुड़े हुए हैं, समाजी हो, सकाफ़ती हो, इन तमाम इदारों से आपका राब्ता रहा है और आपका जो इंतज़ामी उमूर है इसके सब कायल हैं। तो जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि अभी यहाँ सीमांचल में सेखड़ा विकास परिषद के आप असिस्टेंट चेयरमैन हैं? नहीं, चेयरमैन हूँ स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल के आप चेयरमैन हैं सेखड़ा विकास परिषद। तो ये क्या है, ये सेखड़ा विकास परिषद का क्या? देखिए, इसमें क्या है कि हमारी बिरादरी में जो नौजवान नस्ल है वो बहुत गुमराह हो चुकी है और आप देखेंगे कि हमारे इलाके में दान दहेज तो होता ही नहीं था, चाहे कुलैया बिरादरी हो या शाह बिरादरी, किसी में दान दहेज का कोई तस्वुर नहीं था। पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता, लेकिन अब होने लगा है। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ।
लेकिन अब है कि बहुत कमज़ोर है, हल भी जोत रहा है तो मोटरसाइकिल तो चाहिए और कुछ पैसे तो चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि नशे की लत बहुत लग गई है। हाँ। नशे की लत ऐसी लग गई है कि नहीं कुछ मिल रहा है, शराब अगर नहीं मिला तो सुनते हैं कि कफ सिरप पूरा पी लेता है। उसके बाद जब गुटखा खाते हैं, कुछ लोग गांजा भी पी लेते हैं, और इससे क्या हुआ है कि जो समाजी दिगर बुराइयां हैं वो उसमें आ गई हैं। जहानत है, पहले आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि अररिया की कोई लड़की अररिया से बाहर जाके पढ़ेगी, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी, अलीगढ़ में पढ़ने लगी, जामिया में पढ़ने लगी, हर जगह यहाँ की लड़की अब जाने लगी है और यहाँ के लड़के कमीशन वगैरह में भी निकल रहे हैं। मेरा मकसद असल ये था कि तालीमी एतबार से अगर हम बेदार कर देते हैं बच्चों को, चूँकि जितने भी स्कूल हैं आपके यहाँ यही दो बिरादरी के हैं, मेरा पर्पस ये था, बल्कि मैंने सारे स्कूल के डायरेक्टर को बुला के एक बार गुफ्तगू भी की थी कि आप जो है कुछ बच्चों को गोद ले लें, एक ही दो को गोद ले लें, और जिस तरीके से रहमानी 30 या आनंद का जो है वो 30-40 जो चल रहा है, तो आप अगर उसमें से 30-40 लड़के का इंतखाब करें, चूँकि सारे लोग जुड़े हुए हैं तालीम से और अच्छे उस्ताद भी आपके यहाँ, अगर आप तैयार करते हैं 40 ही लड़के को तैयार करना है, 10 लड़का भी निकल जाता है तो आपके 100% कामयाबी है वो जी। इस तरीके से क्या होगा कि एजुकेशन जब तक नहीं आएगा तो ये लत जो है, जो बुराइयां हमारे समाज में आ गई हैं वो नहीं होगी। हमारे यहाँ शादी का तसव्वुर क्या था कि जो बड़ा भाई है सबसे पहले होगा, बहन है तो बाद में होगी, लेकिन अब क्या हो गया कि नहीं पहले बहन का हो। ये सिस्टम डेवलप हो गया है यहाँ, जो नहीं होना चाहिए। चूँकि एक दहेज का जो एक लानत जो है आ गया हमारे अंदर, जो पहले नहीं था जी। इसको भी एजुकेशन ही से दूर किया जा सकता है। तो पर्पस मेरा ये है कि एजुकेशन लाया जाए और उन लोगों को पढ़ाया जाए। धीरे धीरे क्या कि एक मरतबा आप सैलाब नहीं ला सकते हैं, अब धीरे धीरे अगर आप 10 लड़के को कामयाब किया, 5 लड़के को कामयाब किया, हर साल आपके 4 ही 5 लड़के कामयाब अगर हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एक इनकलाब आ रहा है। जैसे हज भवन में आमिर सुबहानी साहब की तवज्जो से मौलाना मदरक यूनिवर्सिटी के बेस बना के जो तरतीब चलाई अभी भी जा रही है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर में गरीब बच्चा, सिपाही में, दरोगा में, ड्राइवर में बहाल होते हैं। कुछ लड़कियों को मैंने कहते सुना कि मैं वज़ू मैंने सुना था, जानती नहीं थे कैसे किया जाता है, यहाँ के मुझे वज़ू करना सिखाया गया, नमाज़ पढ़ना सिखाया गया, वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। ये गरीब औरबा के बच्चे हैं, वो जब डिप्टी कलेक्टर होकर निकलते हैं, इकोनॉमिक सर्विस में निकलते हैं, डीएसपी बनते हैं तो खुश होते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि अररिया में भी वो सिस्टम कायम हो। तो ज़ुबैर साहब जो इंजीनियर हैं उन्होंने कहा कि यार नूरी तुम अकेला बिरादरी का मत करो, हम लोगों को लेकर चलो। तो जो मीटिंग हुई थी मैंने उनको भी बुलाया था। तो मैं ये लेकर चलना चाहता हूँ कि अररिया में एक ग्रुप बने और जो फ़ाल लोग हैं वो सामने आएँ और बच्चों को सिलेक्ट करके, थोड़ा सा जो गरीब बच्चा ज़हीन है नहीं पढ़ पा रहा, आप स्कूल में कहिए भाई 2 बच्चे को तुम ले लो, पूरे स्कूल में अगर 2 ही बच्चे पढ़ेंगे, 25 स्कूल आप सिलेक्ट की जाए तो 50 बच्चा तो पढ़ लेगा। 50 में अगर 5 बच्चा भी निकल जाता है तो समझिए कामयाब है। तो एजुकेशन सिस्टम को मैं ठीक करना चाहता हूँ और जो समाजी बुराई है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ जब तक नहीं होगा किसी भी बिरादरी में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बहुत 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 नेक आपका ये इरादा है और हम समझते हैं कि आप जैसे और जगहों पर कामयाब हुए हैं और इदारों को आपने की फलाह बहबूद की है, तो मेरा ख्याल है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से तो जो सैकड़ा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी आपकी बसाई कामयाब रहेगी, हम लोगों की ये दुआ है। और चलते चलते मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया। हमने आपके अफसानों पर बात की, दीगर अफसानों के हवाले से और बहुत सारी बातें हुई और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं संवाद की टीम की तरफ से। मैं ख़ास तौर से रफ़ी हैदर अंजुम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी आपकी सेहत अच्छी रहे, ये हमारी बहुत बहुत शुक्रिया।